जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी से संबंधित क्वेश्चंस और जो कि आपको सिविल कोर्ट में भी काम आ सकते हैं, यानी कि सेम पैटर्न दोनों का है। लेकिन इसमें जो है सिविल कोर्ट में इंग्लिश कंपलसरी है और इसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है और आप उसे चूज कर सकते हैं। एसएससी जीडी में इंग्लिश ले सकते हैं या तो हिंदी, आपकी मर्जी है। उसी तरह सिविल कोर्ट में दोनों कंपलसरी है, तो इसमें से आपको हिंदी, जीके, जीएस जो भी होगा वो आपके लिए सिविल कोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकते हैं, यानी कि दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की हम बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और वही बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसे कि 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाया गया था तक्षशिला विश्वविद्यालय को। और बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय भी वर्तमान में बात करें तो पाकिस्तान में चला गया, यानी कि पाकिस्तान में डिवाइड होने के बाद चला गया, ये बेटे के पास चला गया है। वहीं बात करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त किया गया था? 1199 ईस्वी में, यानी कि 1199 से 1200 ईस्वी के बीच में जो है आसपास बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय थी, बात करते हैं दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है और इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, याद रखिए। अब वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया है? तो संविधान सभा का सचिव में बात करते हैं HVR अयंगर को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक की। तो पहली बैठक जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक आयोजित किया गया था। वहीं बात करते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछे या अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा पहला पूछे या प्रथम पूछे तो या अस्थायी पूछे तो दोनों हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सिर्फ अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? 76 के तहत जो है संवैधानिक पद माना जाता है भारत के महान्यवादी, यानी महान्यवादी का वर्णन जो है 76 अनुच्छेद में किया गया है। और वहीं बात करें भारत में 3 अधिकारी को विधि अधिकारी माना जाता है। किसको किसको माना जाता है? पहला भारत के महान्यवादी को माना जाता है। दूसरा बात करते हैं महाधिवक्ता जो राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। वहीं बात करें भारत के अपर महाधिवक्ता, दूसरा होता है भारत के अपर महाधिवक्ता। ये तीनों जो है भारत के विधि अधिकारी माना जाता है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 165 के तहत जो है ना 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाली किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, यानी कि 165 के तहत जो है महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया जाता है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग महाधिवक्ता होते हैं। वहीं बात करते हैं मनुष्य के लिए शोर की सहन क्षमता करीब करीब कितनी होती है, यानी कितना शोर आप सहन कर सकते हैं, उसका आपका कान जो है कितना शोर सहन कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है? तो बात करते हैं 85 डेसिबल तक आप अधिक से अधिक शोर यानी कि उसको सहन कर सकते हैं। वहीं साधारण बातचीत में अगर हम बात करें 30 से 40 डेसिबल जो है आप सहन कर सकते हैं साधारण बातचीत में। वहीं बात करते हैं सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए, जो व्यक्ति सो रहे हैं उसे जगाने के लिए 50 डेसिबल की अगर आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वह पर्याप्त होती है। उससे ज़्यादा आप करोगे तो ज़्यादा पर्याप्त यानी कि उसे सहन नहीं कर पाएंगे। अब वही बात करते हैं कि ध्वनि की प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है? तो वाट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिए, वाट प्रति मीटर स्क्वायर।
अब वही बात करते हैं, 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि को लगातार रहने पर व्यक्ति बहरा हो जाएगा। यानी कि 95 डेसिबल से आप ज़्यादा ध्वनि सुनोगे ना तो बहरा भी हो सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो अपना त्यागपत्र वह किसे प्रस्तुत करेंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर वही बात करें प्रधानमंत्री अगर अपना त्यागपत्र सौंपना चाहेंगे अपने स्वेच्छा अनुसार तो वह राष्ट्रपति को ही देंगे। अगर आप बात करोगे तो उपराष्ट्रपति किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ही देंगे नियुक्ति पत्र। अगर वही बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव जो है मावलंकर, याद रखिएगा, मैं इसे शॉर्टकट लिखता हूँ, मावलंकर था, याद रखिएगा। वही बात करते हैं दूसरे लोकसभा के स्पीकर अनंत शयन अयंगर थे। और लोकसभा सदस्यों में से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते हैं। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष में से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो चुनते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत चुनते हैं? तो 93 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। और लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। यानी कि लोकसभा स्पीकर को जो है ना अध्यक्ष की शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे बिना शपथ के ही वह पद को ग्रहण कर लेते हैं। वही बात करते हैं लोकसभा, यानी कि इसका ट्रिक होता है सरला। सांसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में विकसित है। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में वर्णन मिलता है। और लोकसभा की बात करें तो 81 में इसका वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, इसका ट्रिक होता है सरला। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री का अंतराल होता है। कितना? 1 डिग्री का अंतराल होता है। यानी कि विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी, यानी उत्तरी और दक्षिणी ले लीजिए तो इसके बीच में जो बात करते हैं 1 डिग्री का अंतराल होता है, जिसके कारण जो ये इसका होता है 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। वही बात करते हैं उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। कितना? अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। इस प्रकार विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश की संख्या पूछे तो कितना है? तो कुल अक्षांश की संख्या 181 है। और देशांतरों की संख्या पूछे तो कितना होगा? 360 हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो दक्षिण अफ्रीका में अखबार की हम बात करें तो यह इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत कब किया गया था? 1903 ईस्वी में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, 1903 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। याद रखिएगा, 1893 में गए थे। और 1915 ईस्वी में भारत आए थे। कब? 1915 में। और अब बताइएगा आप इसको जोड़ करके तो कुल कितने वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रहे थे? आपको यह कमेंट करके जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे थे, कितने साल रहे थे, इन दोनों को आप जोड़ के बताना है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें तो प्रथम राजवंश की हम बात करें तो संगम राजवंश था। कौन सा? संगम राजवंश था, प्रथम राजवंश। वही बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? हरिहर बुक्का नामक दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। अब याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का क्रम, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वंश का क्रम यानी कौन कौन से वंश विजयनगर पर शासन किया था? पहला हो जाता है संगम, ठीक है, याद रखिएगा, सालूब, दूसरा सालूब, और तीसरा की हम बात करें तो हो जाता है संगम, सालूब, तुलूब,
और चौथे की हम बात करें अराबिडू, अराबिडू, याद रखिएगा। ये 4 वंश है, ये क्रम वाइज दिया हुआ है। तो इन चारों वंश के ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर अपना यानी कि शासन किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो भारतीय राज्य किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ नहीं करता है। तो भारत का मैप देख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार होता है, हम शॉर्टकट में बना रहे हैं। ये है अपना भारत, ये हम बना दिए, कुछ इस प्रकार अपना भारत है, इसको देख सकते हैं। कुछ त्रुटि, यहाँ पे है बांग्लादेश। अब बात किसका हो रहा है? तो सिक्किम का। तो सिक्किम का यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पे सिक्किम है, देख सकते हैं। इसके बगल में भूटान है। यहाँ कलर दूसरा हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है सिक्किम, याद रखिएगा। इसके साइड में भूटान है। तो बांग्लादेश की हम बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे मतलब बांग्लादेश के साथ नहीं संबंध रखेगा, यानी कि सीमा साझा नहीं करेगा। तो नेपाल से करेगा सिक्किम, नेपाल से, और भूटान से, क्योंकि नेपाल भी यहाँ पर है, भूटान भी यहाँ पर है, और चीन इस साइड पड़ता है, चीन। तो चीन से सीमा साझा करेगा, लेकिन बात करें तो बांग्लादेश से नहीं करेगा। आप आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? स्विट्जरलैंड में हम बात करें तो स्थित कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? आल्प्स की बात करें। बात करते हैं पेरिनीज, पेरिनीज पर्वत श्रृंखला की हम बात करें तो यह फ्रांस और स्पेन से अलग होता है। किसे? फ्रांस और स्पेन से अलग करता है। वहीं बात करें तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला की, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला हम बात करें तो फ्रांस से आल्प्स पर्वत श्रृंखला इटली को अलग करता है। फ्रांस और इटली को आल्प्स श्रृंखला अलग करता है। वहीं बात करते हैं अब जुरा पर्वत श्रृंखला, तो जुरा पर्वत श्रृंखला फ्रांस से स्विट्जरलैंड को अलग करता है, और फ्रांस को वोयजेज पर्वत श्रृंखला, माउंट, यानी कि इससे कई सारे पर्वत श्रृंखला है जो कि ऐसे अलग करते हैं। मेन रूप से आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गाँवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है? मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गाँवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो बात करते हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर, ये है पहले भारतीय सांस्कृतिक सर्वेक्षण, याद रखिएगा। अब बात करें देश का पहला जैव गांव दसपारा कहाँ स्थित है? देश का पहला जैव गांव दसपारा की हम बात करें तो यह त्रिपुरा में स्थित है। और बात करते हैं जैविक कृषि करने वाले पहला ही राज्य भारत की, तो सिक्किम है। अब वही बात करेंगे उड़ीसा में ये कोणार्क मंदिर है जो सौर ऊर्जा से संचालित पहले मंदिर है, भारत का पहला मंदिर जो सौर ऊर्जा से संचालित भारत के पहला मंदिर है। और असम की हम बात करें तो इसमें पहला तेल शोधक कारखाना की खोज किया गया था, यानी पहली तेल रिफाइनरी का खोज असम में किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं त्रिपुरा, वहीं और त्रिपुरा की भी बात करें, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा है, ऐसे करके तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा है, ऐसे त्रिपुरा है तीनों ओर से घिरा हुआ, याद रखिएगा। खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो बात करते हैं मुद्रास्फीति, यानी किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल जो सामान्य मूल मान के चलो दिया हुआ है तो उसमें निरंतर वृद्धि होते जा रहा है, वृद्धि क्या हो रहा है? वृद्धि होते जा रहा है, जिसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, तो वही निरंतर वृद्धि हो रहा है, तो उसे मुद्रास्फीति ही कहेंगे। तो वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? अगर लोहा आप रखते हो तो उसमें जंग लग जाती है, तो उसकी क्या वजह होता है कि जंग लगता है? तो इसका कारण होता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, उसी के कारण जो है लोहे में जंग लग जाता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो घटता है कि बढ़ता है? तो लिखना है बढ़ता है, याद रखिएगा। लोहे का जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। वही बात करते हैं मनुष्य एक कवक जनित रोग है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है? तो रिंगवॉर्म जो है कवक जनित रोग है।
याद रखिएगा। और दाद भी जो है रिंग बॉम्ब, यानी कि इसको जो है रिंग बॉम्ब को क्या कहते हैं, दाद, दाद भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, जैसे हम बात करें और भी ऑप्शन की, प्लेग, प्लेग की हम बात करें, जैसे काली मौत भी कहा जाता है, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। और कॉलरा तपेदिक की बात, कॉलरा तपेदिक एवं प्लेग जीवाणु जनित रोग होता है। कॉलरा तपेदिक और प्लेग ये दोनों की हम बात करें तो जीवाणु जनित, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? तो राशिद भेजने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात में। और अरब जगत का पहला देश है जो कि चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजा है। और दुनिया का एकमात्र जो है इसका जो है पेपरलेस जो है सरकार होने वाला दुनिया का पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो बात करते हैं यह इंदौर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? इंदौर में। अब वहीं बात करते हैं, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक होता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा वायु में प्रदूषण का सूचक बात करते हैं लाइकेन होता है। किसके द्वारा? लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक 10 माइक्रोन के कण होते हैं, यानी कि 10 माइक्रोन के कण वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करते हैं 5 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 8 जून को, यानी कि 8 जून को हम बात करें विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और 8 सितंबर की बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर की हम बात करें शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। और 23 मार्च को याद रखिए तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर की हम बात करें तो इसमें विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो आभासी एवं सीधा बनेगा किस स्थिति में? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य होगा तो प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा? आभासी और सीधा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि ये दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार दर्पण है, यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे बना देंगे। तो जब भी हम जो है दर्पण में तो फोकस यहाँ पे मान के चले यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये यहाँ पे फोकस F है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कन्वेक्चर है और यहाँ पे फोकस है। अब यहाँ से जब भी बनेंगे तो यहाँ फोकस सेंटर और कन्वेक्शन से होकर गुजरेगा और फोकस से होकर गुजरेंगे। और उसके बाद जो इन दोनों के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि अगर इसे बीच में यानी 40 से 41 से लेके 60 तक को मैथ का क्वेश्चन था, हम उसे स्किप कर दिए हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो हम चाहेंगे मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास लाने के लिए सोच रहे हैं, ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। ये प्लेटफॉर्म के जो है नए पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम का, यानी कि प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 का नए पैटर्न पर आधारित है। और भी नए जो भी PDF हम परचेस करके चलाना चाहेंगे इसके माध्यम से जितना हो सके आपको फुल सजेशन देने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं हिंदी क्वेश्चन। तो हिंदी बात करते हैं, दांत से उच्चारित वर्ण है, यानी कि दांत के द्वारा कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो वर्ग। जैसे कि आप उच्चारण कीजिए तो जीवा जो यहाँ पे यानी कि दांत में जो सटते हैं स्पर्श करते हैं दांत को तो वो वर्ग हो जाते हैं। और वही बात करते हैं कंठ का आह जो आप उच्चारण कीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा, तो जी कंठ के द्वारा उच्चारण होता है। और वही बात करते हैं मूर्धन्य की, री जो है री वर्ण मूर्धन्य के द्वारा उच्चारण होता है और ओष्ठ के द्वारा हर्षऊ और दुर्गऊ का उच्चारण किया जाता है।
अब वही बात करते हैं प वर्ग। तो ओठ द्वारा उच्चारण होठ, दोनों होठ जहाँ से प के उच्चारण करने में दोनों होठ स्पर्श होते हैं तो प वर्ग हो गया। और क वर्ग हुआ तो क से क वर्ग, क से कंठ के द्वारा ये उच्चारित किया जाता है, याद रखिएगा। वही बात करें च वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान की हम बात करें तो तालब हो जाता है। कहाँ पे, तालब। च आप उच्चारण कीजिए तो उसका उच्चारण स्थान च तालब होता है। अब हिंदी भाषा में बात करें कुल वर्णों की संख्या 52 है और स्वर वर्णों की संख्या की बात करते हैं 11 है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है, तो किस समूहों की वर्तनी की बात शुद्ध है, दिग्विजय, कृतघ्न और क्षितिज, ये समूह की वर्तनी जो है शुद्ध है। वही बात करते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो हम बात करते हैं यह कि कौन सा नहीं आएगा, तो विपरीत स्वर नहीं आएगा। यानी कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो यह विपरीत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो यह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द। जो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों को, यानी कि दो शब्दों को जो जोड़ते हैं या दो वाक्खंडों को जोड़ते हैं तो समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि क्या है, तो इसे ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कहते हैं हलंत। ह में हलंत जो है ये ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अब वही बात करते हैं ओष्ठ वर्ण की क्या क्या है, तो ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, हर्षऊ, दीर्घऊ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसको याद रखना है। अब दंतोष्ठ बोले वर्ण हो जाता है जो दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ से जो स्पर्श करता है जीवा तो वह बनता है। तो वह उच्चारण अब करके देखिए तो दांत और होठ दोनों स्पर्श करेंगे तो ये दंतोष्ठ हो जाते हैं। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की। कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है, कूपन और बिगुल की हम बात करें तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसको फ्रांसीसी भाषा का। वही बात करते हैं हिंदी में अरबी भाषा का शब्द कौन कौन से आते हैं, तो कसम हो गया, यानी कि हिंदी में अरबी भाषा का शब्द हुआ कसम, और कागज हुआ, खबर हुआ, और जुलूस, इनाम, हिसाब सब याद ही हुआ। और तुर्की भाषा की हम बात करें तो तुर्की भाषा में जैसे कुर्ता हुआ, चाकू हुआ, सौगात हुआ। अब हिंदी भाषा में जापानी शब्द क्या होता है, तो हिंदी भाषा में जापानी शब्द हुआ सुनामी हुआ, जैसे समुद्र में सुनामी आते हैं, रिक्शा हुआ, ये जापानी भाषा यानी कि हिंदी भाषा में जापानी शब्द हुआ। तो अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संकर शब्द की हम बात करें तो यह दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द होता है। जैसे कि हम बात करते हैं दो भाषा से मिलकर शब्द जो बनता है तो संकर शब्द, जैसे रेलगाड़ी, रेल जोड़ गाड़ी, दो भाषा से मिलकर बना हुआ है, रेल और गाड़ी से। वर्षगांठ हुआ और नेक चलन हुआ, ये सब दो भाषा से मिलकर बना शब्द है। अब बात करते हैं घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो घुड़सवार शब्द हम बात करें तो निम्न में से यौगिक शब्द है। क्या है, यौगिक शब्द। अब बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ होता है एक, रूढ़, और दूसरा होता है यौगिक, यौगिक, और तीसरा हम बात करें तो योग रूढ़ होता है। याद रखिएगा, बनावट के हिसाब से 3 शब्द होते हैं योग रूढ़। अब वही बात करते हैं जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक का उदाहरण हुआ आग बबूला होना, पीलापन, दूध वाला आदि सब यौगिक के उदाहरण है। अब बात करते हैं समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो यह जो है रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची है। अब बात करते हैं वहीं मकरंद का मकरंद का पर्यायवाची शब्द है शहद, रस, पुष्प, ये सब जो है शहद मकरंद का पर्यायवाची शब्द होता है। शहद, रस, पुष्प, राज, आसव, मधु, ये कि मधु का पर्यायवाची शब्द होता है। अब वहीं बात करें कि
गण का पर्यायवाची शब्द हुआ, जैसे झुंड हुआ, समूह हुआ, समुदाय हुआ, कबीला हुआ, श्रेणी, जाति, वर्ग, सेवक, दूत, ये आदि सब गण का पर्यायवाची शब्द है। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनें। तो सही पर्यायवाची पंक्ति कौन है? रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी और तरंगिणी, ये सही शब्द है। समुद्र, तालाब, गंगा, इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब बात करते हैं रात्रि का शुद्ध रूप कौन सा इनमें से कौन सा है? रात्रि का पर्यायवाची शुद्ध इनमें से कौन सा है? तो बात करते हैं रात्रि, ये याद रखिए, ये शुद्ध रूप है, बाकी अशुद्ध है। अब बात करते हैं जानने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द है? तो जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? जिज्ञासा। जिज्ञासा ये जानने की इच्छा है। बात करते हैं श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए हम बात करते हैं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं वह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है? तो अधिक विशेषण जो हम बात करें, यह दूध की विशेषता बता रहा है, यानी कि अधिक क्या दे रही है? तो अधिक दूध दे रही थी, इसलिए दूध का विशेषता बता रही है। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है, तो ये लड़का सोता है, तो इस वाक्य का संबंध किससे है? तो अकर्मक क्रिया से। अब जैसे कि जो जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे सकर्मक कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे वह दूध पीता है, तो दूध क्या पिया? तो दूध पिया, तो ये एक सकर्मक क्रिया, इसका अर्थ निकल गया। जैसे वह सोता है, तो क्या सोता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए अकर्मक क्रिया हो जाता है। अब बात करें वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वचन की दृष्टि से बात करें मित्र और मित्रवती, ये जोड़ा गलत है, तो इनके आंसर की बात करें डी इसका आंसर होगा। वही बात करते हैं निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो इन स्त्रीलिंग शब्द की हम बात करें तो यह जुराब जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं हाथी का स्त्रीलिंग होगा, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथिनी। हथिनी जो है हाथी का स्त्रीलिंग होगा। अब बात करते हैं सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 से दिए गए प्रत्यय से सुमेलित करना। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब यही होता है जो शब्द के अंत में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं। जिससे पाठ में, तो पाठ में हम क्या करेंगे? तो पाठ में अक लगा देंगे तो पाठक बन जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। चाल में तो हम क्या लगाएंगे? तो चाल में हम जो है आक लगाएंगे, चालाक बन जाएगा। और झटक में क्या लगाएंगे? तो झटक में हम आ लगाएंगे, झटका बन जाएगा। और पशु में इक लगाए तो पशु इक बन जाएगा। तो इसका जो है आंसर की बात है बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो बताएं कि आपके लिए हम और आगे क्या कर सकते हैं, तो ज़रूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।